हाय, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन रिहानी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले में हमने 2009 का 2009 का क्वेश्चन बैंक किया था और 5 मार्क्स को छोड़ दिया था। बच्चों लोग का अपील था यार 5 मार्क्स सर, वैसे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बैंक नहीं होते, लेकिन हम 2 मार्क्स को भी लेकर चलते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन सही तरीके से हो सके। जरूरत पड़ा और आपका कमेंट रहा तो हम 5 मार्क्स को भी कर देंगे। क्योंकि 5 मार्क्स करने में होता है एक दिन में कि वीडियो का लेक्चर लेंथ बहुत लंबा हो जाता है, जिससे बच्चे बहुत, पिछला वाला वीडियो शायद 37 मिनट का था जबकि उसमें 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी नहीं हुआ था। तो हम ये मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि कम से कम समय आपको ऑनलाइन में देना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2010 का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हिंदी मीडियम वाले का अक्सर कंप्लेंट रहता है कि सर हिंदी में कुछ नहीं समझाते हैं, पहले हिंदी में ही समझाते हैं। आयाम मॉड्यूलन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान बताइए कितना होता है। तो ये मिलेगा आपको टॉपिक कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो 15वां चैप्टर है। वहीं पे आपको पढ़ाना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो अभी आपके बैच में नहीं हुआ है, क्योंकि आपका 14 ही चल रहा है, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस। तो अभी हम सिर्फ यहां पे इसका आंसर बता दें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, हिंदी इंग्लिश सब में वही बात, वह 0 से 1 के बीच में होता है। किससे किसके बीच में होता है? बिटवीन 0 to 1। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है आयाम मॉड्यूलन का, वो 0 से 1 के बीच में होता है, जो हम आपको 15वें चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? दूसरा, अब ये हो चुका है सेकंड चैप्टर का, इसमें कहीं से कोई एक्सप्लेनेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ में भी आएगा। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है डॉट 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 बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट ऑफ। तो बोल रहा है अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बना लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, याद कीजिए ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक का नाम कलेक्टिंग प्लेट, दूसरे का नाम कंडेंसिंग प्लेट। ये कलेक्टिंग और ये इसके बीच में हम एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेंगे। तो जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेंगे तो बता दीजिए प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। हम आपको पढ़ाए थे, अब ये डाइइलेक्ट्रिक से हेल्प करना चालू कर देगा। हम आपको 3 केस पढ़ाए थे, आपके कॉपी में लिखा हुआ था। पहला केस था प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, प्लेट के बीच का दूरी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, और हम ही लिखवाने वाले हैं कि इंपैक्ट परमिटिविटी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। यहां से एक रिलेशन भी आया था A एप्सिलॉन नॉट बाय D, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट के दिए थे। तो जब भी इसमें डाइइलेक्ट्रिक डालते हैं तो हमारे कैपेसिटेंस का मान क्या करता है? बढ़ता है। हिंदी वाले, जब भी किसी संधारित्र में दो समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में हम जब कोई डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ को डालते हैं तो डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ का कैपेसिटेंस का मान क्या करता है? संधारित्र का धारिता का मान बढ़ता है। क्लियर? तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा कितना इजी है देखिए, तो बोल रहा है ए सेल, एक सेल है ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, एक सेल जिसका ईएमएफ विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, कनेक्टेड विथ एन आमीटर, जिसको आमीटर से जोड़े हुए हैं, जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.05 ओम, 0.05 हो गया। द करंट इन द सर्किट, और इससे सर्किट से करंट कितना निकलता है? 2 एम्पीयर। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। यानी अब आप बता दीजिए कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। याद कीजिए हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जहां भी सेल हो तो सेल में आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? एक बार डेफिनेशन भी हो जाए, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड प्लेट एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वैसा रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोड प्लेट, ये कैथोड प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, याद है, और यहां से इलेक्ट्रोड प्लेट से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है उसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं, जिसे स्मॉल r से सूचित करते हैं। तो E इक्वल टू IR, R प्लस R। यहां कैसे छोटा वाला r छोटा, यहां तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों है, सब कुछ आपको पता है। E 1.5 है, I 2 है, बड़ा वाला r 0.05 है, छोटा वाला r नहीं पता। और 1.5 इक्वल टू, हिंदी इंग्लिश इसमें कोई मतलब नहीं है, 1.5 इक्वल टू 5 2 जा 5 दूना 10, 0.1 प्लस 2r हो जाएगा। इसको इधर ला दें, ये माइनस इधर आएगा तो 1 माइनस 0.1 1.4 हो जाएगा, इक्वल टू 2r होगा।
R इक्वल टू 1.4/2, R इक्वल टू 0.7 ओम। आपका ऑप्शन पक्का दिख रहा होगा कहीं 0.7 है सर, डी है। क्लियर? एक सेल है जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और उसमें आमीटर जोड़े हुए जिसका रेजिस्टेंस कितना है 0.05 ओम है, उससे करंट 2 एम्पियर निकलता है। कितना एम्पियर करंट निकलता है? तो बोलता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का मान बता दे। तो E इक्वल टू I इंटू R प्लस R, E इक्वल टू I इंटू R प्लस R। E का मान, I का मान, R का मान 0.05 नहीं वाला, स्मॉल r इंटरनल नहीं पता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को छोटे वाले r से सूचित करते हैं, यानी हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया 0.7 ओम। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में हर हाल में 4.78 इंटू 10 टू द पावर -10 होता है। कितना होता है? द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटम ESU में 4.47 गुने 78 गुने 10 के पावर -10। हमारा पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रो स्थिर विद्युत बल एक संरक्षित बल है। क्वेश्चन नंबर 5, स्थिर विद्युत बल कौन सा बल है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर? Which of the following ratio is constant for isolated conductor? Which of the following ratio is constant? बोल रहा कौन सा रेशियो इन चारों में से आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कौन सा रेशियो कांस्टेंट था? आप याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। जितना ज्यादा आप किसी कंडक्टर पे चार्ज बढ़ाइएगा उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। कैपेसिटेंस का टॉपिक है। जब भी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के C इंटू V दिए थे, C बराबर Q बाई V होगा। चार्ज बाई पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, एडेड चार्ज नहीं, चार्ज बाई पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो जाएगा? छठा। छठा का आंसर क्या हो गया? A। छठा का क्या हो जाएगा? A। हमने 7 वाले क्वेश्चन में कई बार हम अपने क्लास में टेस्ट ले रहे थे तो वहां पर कुछ बच्चे गलती कर रहे थे, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ कोई पावर मार दे रहा था। एनर्जी, अरे किलोवाट आवर देखिएगा तो यहाँ पे 1 नंबर 8वां है, कल सॉरी 7वां देखिएगा तो किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट मतलब 1000 वाट, आवर बराबर 3600 सेकंड होता है। तो देखिए इसको तोड़ के दिखाते हैं, 1000 वाट बराबर जूल बटा सेकंड अगुने 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड, किलोवाट आवर में जूल है, किलोवाट आवर में क्या है? तो क्यों आपने मारा था? जूल किसका एनर्जी होता है? एनर्जी का, सॉरी जूल किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट आवर किसका मात्रक है? वाट वाट देखकर पावर ओवर के चक्कर में मत पड़िएगा, याद रहे किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। यहां पे कह रहा है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत। ओनली मैग्नेटिक फील्ड, गलत। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ऐसा यूनिट ऑफ पोल, पोल का मात्रा बनाइए, हमने प्रूव किया है एम्पियर इंटू मीटर। पोल का मात्रा एम्पियर मीटर। चैप्टर था आपका 5वां, चैप्टर आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, सॉरी मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। ध्रुव का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर। कर रहा है क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा 10। इन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एक एसी सोर्स है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा, इज कनेक्टेड इन ए एलसीआर सर्किट। इसको हम किसमें कनेक्ट किए हुए हैं? तो बोल रहा था पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम। करंट हमारा पीक वैल्यू का मैक्सिमम तब बराबर होता है जब एक्सएल और एक्सी बराबर होता है। जब इंडक्टर का रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बराबर हो जाए तभी आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा। एक्सएल बराबर ओमेगा है, याद है? एक्सी बराबर 1 बाई ओमेगा सी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एलसी। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा पूछ रहा है हमसे 1 बाई रूट अंडर एलसी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ओमेगा बराबर 1 बाई रूट अंडर एलसी। देख लीजिए, थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो, रत्ती पर कोई डाउट है तो बता दीजिए। चलिए 1 मार्क्स क्वेश्चन को हम लोग बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व किए हैं। वैसे ही अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। पुराने वाले पद्धति में कुछ डिफरेंस पद्धति होता था, आपको पता है कि पहले
इसमें और भी क्वेश्चन ऐड होते थे, ऐसा नहीं 10 ही ऑब्जेक्टिव होता था। पहले कथन था, निष्कर्ष था, वो मैच करने वाला कॉलम रहता था, 17-18 ऑब्जेक्टिव रहता था और 11 1 मार्क्स होता था। पहले आपको पहले कितना एग्जाम कॉम्प्लिकेटेड होता था, पहले मेंटेन किया जाता था और पहले चले जाएगा 2005-7 में तो 11-12 दोनों पूछा जाता था सर। लेकिन अब का पैटर्न बिल्कुल अलग है, आपको शायद इस बार 50% ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 35 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 35 एक्स्ट्रा मिलने वाला। और 18 में आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 18 2 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई 10 को सॉल्यूशन देना रहेगा, तो 20 मिलेगा ना, ठीक है 20 ही बोल रहे हैं कुछ बच्चे। यानी अब आपको सोचिए आपके लिए आसानी कितनी चीज कर दी गई। अगर आपका पढ़ाई सही रास्ते में है तो मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। और आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा सर, एक एक लाइन समझ के। और उससे भी अच्छा करना है तो हम जो आपको पढ़ाए हैं अब पूरा बस कॉपी पढ़िए। ये क्वेश्चन बैंक बनाने का मेन पर्पस ये नहीं है कि क्वेश्चन बैंक से ही आएगा। क्वेश्चन बैंक बनाने का पर्पस ये है कि हाँ क्वेश्चन के पैटर्न क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और आंसर दिए कैसे जाते हैं, इन बातों को हम समझ पाए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई साहब क्वेश्चन बैंक कर लिए, अभी ये लड़का सामने बैठा हुआ, नाम नहीं बोलेंगे इसका, ये बोल रहा है क्वेश्चन बैंक कर लेंगे तो हो जाएगा, हम बोले बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों सोचते हैं सर कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही सब कुछ तो बदलाव करेगा। और सर अगर आप सीबीएसई से हैं तो बिलीव कीजिए ये बोर्ड का जो लेवल है, सीबीएसई का लेवल बोर्ड के लेवल से बहुत ऊपर है सर। जब उसके क्वेश्चन बैंक को हम करवाएंगे तो आप देखिएगा सर यूट्यूब पे हम उसका भी क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर करवाएंगे, आपको लगेगा। और जब आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा अरे भाई साहब ठीक है, हाँ लेवल बहुत आसान है। आते हैं शॉर्ट टाइप में, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। आप कूलम के नियम के कूलम के खामियां को बताएं। तो सबसे पहला लिमिटेशन आपके जबान में चल रहा होगा, जो लोग देख रहे होंगे नीचे, कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज। कूलम का नियम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए मान्य है। अगर आप बड़ा बड़ा 10 कूलम का कोई 2 चार्ज रख दीजिएगा वहां पे कूलम का नियम क्या है, वैलिड नहीं है। और दूसरे सबसे बड़ा खामी इसका कि इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस के लिए। थोड़ा भी डिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा, कूलम्स कहता है कि अगर आप दूरी बढ़ाइएगा तो स्क्वायर हिट से फोर्स घटेगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। अब यूं हम आपको एक इनडायरेक्ट वे में बता दें, एटम और न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस में कूलम्स लॉ वैलिड है। और थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ गया तो आपका कूलम का नियम वहां पे काम करना बंद कर देता है। तो कूलम के नियम की खामियां को बताएं। पहला खामी, कूलम का नियम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए मान्य है। दूसरा खामी, कूलम का नियम सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, मिनिमम डिस्टेंस के लिए वैलिड है। स्टेट, इसी में एक आपको ऑप्शन भी मिल गया, स्टेट एंड एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलता है कि स्टेट और एक्सप्लेन कीजिए आप सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और उसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है उसी को हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक पी पॉइंट है, ध्यान देना है, यहाँ पे पी पॉइंट, यहाँ पे होगा कोई टेस्ट चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। देखिएगा ये E1 है, ये E2 है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलेगा, बीच से। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे P पॉइंट है, टेस्ट चार्ज Q0 है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लस Q है। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमारा जो बताइए इन चार्ज के कारण, बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इधर चार्ज है, इधर चार्ज है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकालना है। चाहे यूं कर लीजिए, यहाँ पे आराम से समझिए, यहाँ पे Q0 चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, यहाँ पे एक चार्ज Q3 है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे एक चार्ज Q1 है। प्यार से समझिए, गोली मारिए इसको, ठीक है। जहां भी Q और Q0 रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, R1 डिस्टेंस के कारण, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, R2 डिस्टेंस के कारण, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड EN है। व्हाट इज सुपरपोजिशन, सबका वेक्टर सम E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस E1। आपको चाहते हैं कि अगर आप इसका मान रखें E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस EN, E बराबर KQ बाई R, KQ बाई R नहीं, KQ बाई R स्क्वायर, भी रहता तो KQ बाई R, भी रहता तो KQ बाई R। E बराबर KQ1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस KQ2 बाई R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 KQN बाई RN का स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं
कि नहीं भैया उसमें सिग्मा लगाना है, के कॉमन, Q1 by R1 स्क्वायर प्लस Q2 by R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 नीचे R2 है प्लस Qn by Rn स्क्वायर हो तो गया। E बराबर हो गया आपका 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान सिग्मा Qi by Ri का स्क्वायर। I कहां से है? 1 से, और कहां तक गया? यही है सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत है आपको? ये आपके कॉपी में भी किया गया वैसे। चलिए अगला बोलता है इसी में, बहुत सारे बच्चों को अक्सर हाँ दिमाग खाते हुए देखें इस दूसरे क्वेश्चन में, बोलता है डिफाइन डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। दोनों कॉपी में लिखा हुआ है और दोनों को समझने की जरूरत है। लड़का बोला सर आप ना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखवाए थे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखवाए थे द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिव एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी आप लिख ही लीजिए सर, वो भी लिखा हुआ था और यहां भी ध्यान देना है। देखिएगा एक बार डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं किसको, ध्यान देना है बस, आप लोग भी लिखना है। देखिए हमारा पूछ रहा है डिफाइन डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लिखना है द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सारे लोगों को राइटिंग हमारी नहीं दिख रही होगी इसलिए बोल भी रहे हैं द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया that can exceed in a dielectric without causing the breakdown insulating property, without causing the breakdown insulating property, without causing the breakdown insulating property is called dielectric strength, is called dielectric strength। बस आपको समझना है, आप क्या करते थे ना, याद कीजिएगा, ये आपका कलेक्टिंग प्लेट होता था, ये कंडेंसिंग प्लेट होता था, याद है? इसमें जो मटेरियल होता था उसको डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते थे। तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एक्सिस्ट इन ए डाइइलेक्ट्रिक, बोल रहा है वैसा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो आए कहां पे? डाइइलेक्ट्रिक के पास हो, विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। आपको तो वो भी नहीं याद हुआ कि हम डाइइलेक्ट्रिक कहते थे किसको? वैसा कोई सब्सटेंस, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस हो, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, उसको डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, हम इसमें एयर को डाल दिए थे, क्या किए थे? एयर या मीका। एयर और मीका क्या है? नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, लेकिन वो किसकी तरह बिहेव करने लगा था? कंडक्टर की तरह। फोटो याद कीजिएगा, आप लोग भूल गए थे सर, यहाँ पे प्लस प्लस हम यहाँ पे एयर का मॉलिक्यूल डाले थे, याद कीजिए, बड़े अच्छे से यूट्यूब पे भी एक्सप्लेन है। अब हमारा एयर का मॉलिक्यूल क्या हुआ था? ये प्लस है तो इधर ये माइनस हो गया था, ये प्लस हो गया था, ये माइनस हो गया था, प्लस हो गया था, माइनस हो गया था, प्लस हो गया था, ये माइनस है, जो प्लस माइनस प्लस माइनस, याद आ रहा है? प्लस माइनस, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बना था, यहाँ याद कीजिएगा, ये पूरा चीज ये बता दिया, पूरा ई है, ये ई नॉट हुआ करता था। ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी अब हमारा बिहेवियर कंडक्टर की तरह करने लगा था। ऐसे सब्सटेंस को डाइइलेक्ट्रिक बोले थे। और डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? वैसा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइइलेक्ट्रिक और डाइइलेक्ट्रिक का वैसा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को तोड़ते हुए, बिना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को तोड़े हुए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीड कर जाए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत अच्छे से लिखाया गया हुआ, रिलेटिव परमिएबिलिटी, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आगे क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे भी। ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आगे भी आपको इस क्वेश्चन से सामना करना पड़ेगा। जब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो हम आपको बोलेंगे, क्वेश्चन बैंक में लिखा रहता है ना, सीन रेफर इन इतना नंबर इतना है, तो हम क्यों करेंगे? हम भी बोलेंगे कि हमारे लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन किए हैं, तो सर हम भी रेफर करने वाले हैं, तो तैयार रहिए, ये क्वेश्चन आगे भी रेफर के लिए आएगा। ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 12 मीटर, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 12 मीटर, कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आगे इससे सामना करने वाला आपका पहले बता दिया। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 12 मीटर, इलोंगेट्स इज डबल इट्स लेंथ,
अब इसको खींच करके ना लंबा कर, एक मिनट, इसको खींच करके जितना लंबाई था उसके लंबाई को दुगुना कर दिया। अब बताइए कि इसका न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा। तो हम आपको पढ़ाए थे रो बराबर आर इंटू ए बाई एल, रो बराबर आर इंटू ए बाई एल। हमको पता है कि रो कांस्टेंट है, रो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के बाद ये रो आया था, तो रो कांस्टेंट है। अब आप बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले कर दिए, एक वायर का रेसिस्टेंस कितना है, आर है ना, आर है 12, एरिया है ए और लंबाई है एल, रो बराबर, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे पूछ रहा है ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 12 मीटर इलोंगेटेड टू इट्स डबल इट्स लेंथ। अब इसको खींच करके ना दुगुना लेंथ कर दिए, क्या कर दिए, दुगुना कर दिए, यानी रो इक्वल टू नया वाला रेसिस्टेंस हमको नहीं पता, लेकिन जैसे ही दुगुना कीजिएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। जैसे ही आप इसको दुगुना कीजिएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया, अरे भैया इसको खींचेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा कि नहीं, यानी अब ये हो गया, ध्यान देखिए सर, आर नहीं पता नया, ए हो गया ए बाई 2, ए हो गया ए बाई, और लंबाई इसका क्या किया, लंबाई कितना किया, आधा, अरे लंबाई 12 हो गया सर, बढ़िया है सर। तो रो डैश, रो इक्वल टू आर डैश इंटू ए बाई 4l कर दें, इसको इक्वेशन सेकंड कर लें, 1 और 2 का LHS बराबर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, 12 इंटू ए बाई एल इक्वल टू आर डैश इंटू ए बाई 4l हो जाए। ये भैया एल से एल, ए से ए, 12 चौक 48, यानी नया वाला रेसिस्टेंस हो गया 48 को, नया वाला रेसिस्टेंस क्या हो गया, तो आपको घुमा करके पूछेगा, आंसर तो आ गया 48, नहीं दिएगा 12, बोलेगा एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस आर है, क्या है, बताइए कि अब रेसिस्टेंस कै गुना बढ़ जाएगा जब उसके लंबाई को दुगुना कर दे। पहले मेरा बात सुनिए, यही आगे इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछेगा कि बोलेगा एक तार है जिसका लंबाई एल है, प्रतिरोध आर है, अब बताइए कि इसका प्रतिरोध कै गुना बढ़ जाएगा या बढ़ेगा या घटेगा जब इसके लंबाई को बढ़ाएंगे। तो नो डाउट लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होता है, पढ़े तो है, आर समानुपाती ए, आर समानुपाती एल, आर समानुपाती और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, याद है, यहीं से तो निकला था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, आर बराबर रो इनटू एल बाई ए, यही रो कांस्टेंट है, रो बराबर है आर इनटू ए बाई एल। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा जब लंबाई दुगुना कर दे, लंबाई दुगुना कर दे तो प्रतिरोध क्या गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना, 12 चौक, याद रहेगा ये क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको, पर ऑब्जेक्टिव कई बार मिलेगा कि अगर चालक के प्रतिरोध को, चालक के लंबाई को दुगुना कर दे, कंडक्टर के लंबाई को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या गुना बढ़ जाए, 4 गुना। आगे आइए ना, हम सब दिखाएंगे, रेफर करेंगे हम ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थक गए हैं लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज हिस्टेरेसिस लूप। हम जानते हैं हिंदी में व्हाट इज सैथिल लूप, हम जानते हैं कि हमारा जो हिस्टेरेसिस लूप है उनका मैग्नेटाइजिंग फोर्स B एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H और मैग्नेटिक फील्ड B पे डिपेंड करता है, याद आएगा सर। सर्वप्रथम एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं, सर्वप्रथम एक अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस लेते हैं जिसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0, B का मान 0, H का मान 0, जिसमें B का मान 0 और H का मान 0, और जब B का मान 0 H का मान 0 हो तो सब्सटेंस कहां होता है, ओरिजिन में। अब हम उस सब्सटेंस के पास हम एक सोलेनॉइड या मैग्नेट को ले जाते हैं तो धीरे धीरे B का मान बढ़ता है और H का मान भी बढ़ता है, यहाँ पे B था सॉरी सर, और यहाँ पे H का मान बढ़ता है, जिससे हमको एक कर्व OA मिलता है, ऐसे कर्व को हिस्टेरेसिस कर्व, और जब हम घटाते हैं तो एक लूप OB भी, ये लूप बनता है, ऐसा इस टाइप का लूप बनता है जिसको हम लोग हिस्टेरेसिस लूप करते हैं। कॉपी में पूरा 5वें चैप्टर में एक्सप्लेनेशन में है, एक बार फिर से अच्छे से, वी नो दैट hysteresis loop is totally depend upon B and H. Firstly, take a unmagnetized substance. सबसे पहले हम एक unmagnetized substance लेते हैं. Then B बराबर 0 and H बराबर 0. In this case, substance is placed at origin. ऐसे स्थिति में substance क्या होता है? याद आ रहा है? When a solenoid or magnet is brought near about the unmagnetized substance. जब किसी चुंबक को या किसी सोलेनॉइड को उस अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के पास ले जाते हैं
अपने आप उसका b का मान बढ़ता है और b समानुपाती है h के। b is increases and h is also increases and curve OA is obtained। एक्चुअली फोटो ऐसा था, कर्व OA is obtained, this curve is equal to hysteresis curve। और यहीं से एक लूप आपको मिला था, डिक्रीज करते हैं तो ऐसे लूप को हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। आगे सुनिएगा, व्हाट इज रेटिनिटिविटी एंड कोरिसिटिविटी। धारणशीलता और निग्राहिता बोलते हैं, धारणशीलता और निग्राहिता बोलते हैं। तो सुनिएगा रेटिनिटिविटी, when value of magnetizing forces decreases and becomes to zero, when value of magnetizing forces decreases, तो बताइए रेटिनिटिविटी किसको कहते हैं। रेटिनिटिविटी में when value of magnetic field is decreases and becomes to zero, मैग्नेटिक फील्ड को घटाते घटाते कर दे जीरो, और ऐसे स्टेज में जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स H का मान होगा उसी को रेटिनिटिविटी कहते हैं। एक बार अच्छे से, कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र का मान घटा करके जीरो कर दें और ऐसे स्थिति में जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मान हो, H का मान हो, उसे क्या कहते हैं, रेटिनिटिविटी। when value of magnetic field is decreases and becomes to zero। लड़का सोच रहा है अरे यार कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा है, कुछ तो मजाक कीजिए। दूसरा यूट्यूबर सबको देखते हैं, तो बाप लोग थोड़ा हंसाया, थोड़ा सर चिल मारा, सर क्लास में दूसरे रहते हैं, यहाँ पे तीसरे हो जाते हैं। तो हम पहली बात, हम एक अच्छे यूट्यूबर नहीं है, पहली बात हमको इस चीज का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बस यूं समझ लीजिए हम ये इसलिए करते हैं ताकि आपका समय क्या कर सके, बचा सके और घर पे आप प्रिपेयर्ड हो पाए। अच्छे यूट्यूबर लोग थोड़ा मजाक करते हैं, थोड़ा पढ़ाते हैं, हमें पता नहीं। लड़का एक हमको बोल रहा था, ए सर अगर आप क्लास में जैसे पढ़ाते हैं ना, वैसे अगर आप 10% अगर यूट्यूब पे ना कर दिए, आरा जिला हिल जाएगा। फिर हम बोले भैया आपको आरा जिला नहीं हिलाना है, माफ कीजिए। व्हाट इज रेटिनिटिविटी, इसको धारणशीलता बोलते हैं हिंदी वाले। जब चुंबकीय क्षेत्र के मान को घटा करके जीरो कर दिया जाए, और जब चुंबकीय क्षेत्र घटा देंगे उस समय जितना हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी H का जो मान होगा उसको रेटिनिटिविटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं। फिर आता है हमारा कोरिसिटिविटी, निग्राहिता हिंदी में। उल्टा पलटी मारिए, when value of magnetizing forces decreases and becomes to zero, when value of magnetizing forces decreases and becomes to zero, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के मान को घटा करके क्या करते हैं, जीरो। एट दिस स्टेज value of magnetic field is called, at this stage value of magnetic field is called कोरिसिटिविटी। क्लियर है। बताइए रेटिनिटिविटी, B को जीरो कर दे उस समय जो H हो उसको रेटिनिटिविटी। व्हाट इज कोरिसिटिविटी, H को जीरो कर दे और उस समय जो B का मान। क्लियर है। अगला क्वेश्चन सर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कैसा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए कितना आसान है। मैं यही कई जगह तो है नहीं, लेकिन 2 मिनट मत बंद कीजिएगा, देखिएगा। 5वां और आसान है सर, बड़ी दिक्कत है सब बोर्ड मिटाने होता है। क्या चीज, हाँ डिजिटल बोर्ड। हम अच्छे यूट्यूबर नहीं है तो हम डिजिटल बोर्ड क्या करने हो जाएगा, हमको बनना भी नहीं है सर, ये समय बचाने के लिए। उसके बाद बाय बाय यूट्यूब। आप लोग का थोड़ा सा सेशन था ऐसा, आप लोग के साथ मजबूरियां थी इसलिए करना है सर। देखिएगा क्वेश्चन, इन लॉन्ग वायर, इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर, आ गया बायोट सबाटला, अब मिटा ही नहीं रहा है, आ गया बायोट सबाटला का एक न्यूमेरिकल। कितने बनवाए हैं क्लास में, बनवाए हुए सर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी ए करंट 5 मीटर, एक लंबा सा स्ट्रेट वायर है, करंट कैरी करता है 5 एम्पियर। बोल रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। आर ना 10 सेंटीमीटर दूर है यहां से, हो गया। एंड ड्रॉ द डायग्राम टू शो द डायरेक्शन ऑफ बी एट द पॉइंट। डायग्राम ड्रॉ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, वाई कंपोनेंट लगाना पड़ता है। तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आप याद कीजिएगा, हम आपको प्रूफ किए थे सर, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कॉपी निकालिए, चेक कीजिए, बड़ा वाला प्रूफ। तीसरा प्रूफ यही था, पहला था क्वाइल के लिए सेंटर पर, दूसरा था क्वाइल के लिए एक्सिस पर, और तीसरा था, सबसे पहला काम क्या किया था, प्रूफ भी कर दे, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बटा फोटो भी याद दिला देते हैं। ये यहां था, ऐसे था, याद आया। थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा था, थीटा था 90 था,
अल्फा था, याद है? ये x था, dv इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl नहीं dx sin थीटा बाई r स्क्वायर, थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, याद आ रहा है? दोनों ओर साइन से गुना, sin थीटा इक्वल टू sin 90 प्लस अल्फा, cos अल्फा कर दे। अब यहाँ पे हो जाएगा dv इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dx cos अल्फा बाई r स्क्वायर, dv इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dx cos अल्फा बाई r स्क्वायर। अब हमारा मूल उद्देश्य था dx निकालना, तो याद कीजिए क्या लिए थे, ये था आपका x, ये था आपका छोटा वाला r, ये था बड़ा वाला। तो हम tan x इक्वल टू लिए थे, याद कीजिएगा, tan अल्फा इक्वल टू x बाई tan अल्फा इक्वल टू p बाई v, p क्या है? अरे tan अल्फा इक्वल टू p x बाई r, तो याद है tan अल्फा इक्वल टू p बाई v x बाई r। अब हम इसको डिफरेंशिएट, तो dx इक्वल टू r tan हो जाएगा r sec स्क्वायर अल्फा, शायद यहाँ पे बड़ा वाला है, सॉरी ये बड़ा था ये छोटा था, थैंक यू। tan अल्फा इक्वल टू x बाई r हो गया, x इक्वल टू r tan अल्फा, भूल जाइए पूरा, dx इक्वल टू r sec स्क्वायर अल्फा इनटू d अल्फा, क्या है? इसको उठा करके यहां डाले थे, यहां डालने के बाद फिर sec का मान डाले थे, sec का मान डालने के बाद इंटीग्रेशन किए थे, अपर लिमिट प्लस पाई बाई 2 था, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई था, वहां से ये आंसर निकला था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। करंट कितना है आपका? म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, आई का मान 5 एम्पीयर, ओके सर 5, 2 पाई आर देख लीजिएगा 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर, जो भी आंसर है 2 पाई से ये 2 कैंसिल, बाकी आपको जोड़ घटाव करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर? आगे है सर क्वेश्चन नंबर, हाउ इज क्रोमेटिक एब्रिएशन रिड्यूस? क्रोमेटिक एब्रिएशन को रिड्यूस कैसे करते हैं? तो देखिए आपका टॉपिक है ये, क्रोमेटिक एब्रिएशन होता क्या? जब भी हम लेंस का यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आगे हम जिस समय आपको न्यूटोनियन टेलीस्कोप पढ़ाएंगे उस समय, लेकिन अभी समझा रहे हैं कि हमारे जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं, जितने भी रिफ्रैक्टिंग जो अपवर्तन पे आधारित टेलीस्कोप होते हैं, तो आप देखते होइएगा जब भी किसी दूरबीन से आप किसी चीज को कभी तो देखे होइएगा, तो दूरबीन से आप देखिएगा ना, तो ऑब्जेक्ट आपको ना लेंस बड़ा जरूर दिखाता है, लेकिन उसमें धुंधलापन होता है। क्या होता है? कभी आप लेंस से देखिएगा, आप अपने मोबाइल के लेंस से आप जूम करके चांद का फोटो खींच लीजिएगा, चांद का खींच तो काहे नहीं सर, काहे नहीं खींच रहे, लेकिन वो उसमें क्रोमेटिक एब्रिएशन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? लड़का पूछा, यही तो सर क्वेश्चन पूछ रहा है, धुंधलापन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ये बोल रहा है कि धुंधलापन को कैसे रिड्यूस कर दे। हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। न्यूटन ना केप्लर्स लॉ पे कुछ वर्क कर रहा था, जो केप्लर्स लॉ दिया गया था, और वो पहले ना हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था, उसमें था आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो किस पे आधारित है? लेंस पे, रिफ्रैक्शन पे। न्यूटन देख रहा था तो उसको बड़ा तो दिख रहा था, लेकिन वह ऑब्जेक्ट धुंधला दिख रहा था। देखिएगा जब भी टेलीस्कोप से देखे तो न्यूटन को लगा यार फालतू है, क्लियर इमेज बन ही नहीं रहा है, तो सबसे पहले क्रोमेटिक एब्रिएशन किसको कहते हैं? धुंधलापन को। कैसे कम करते हैं? न्यूटन सोचा यार अगर मिरर का उपयोग कर देना, मिरर में गजब की एक खासियत है, रिफ्लेक्शन है। मिरर में आप कितना भी दूर खड़े हो जाइए, आपका इमेज धुंधला नहीं होता, उसमें क्रोमेटिक एब्रिएशन नहीं पाया था। लेकिन मिरर में एक अच्छी बात यह है कि सेम साइज ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है प्लेन मिरर में, लेकिन हमारा कनकेव मिरर है जो कहीं कहीं बड़ा इमेज बनाता है। अगर हम मिरर का उपयोग कर लें तो उसमें क्रोमेटिक एब्रिएशन का दोष नहीं पाया जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि क्रोमेटिक एब्रिएशन को कैसे दूर करेंगे, धुंधलापन को, क्या यूज करके? प्लेन मिरर का उपयोग करके, क्योंकि प्लेन मिरर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रिएशन एंड हाई गैदरिंग पावर। प्लेन मिरर का क्रोमेटिक एब्रिएशन बहुत ही कम और क्लियरिटी क्या है? बहुत ही ज्यादा होता है। अगला है सर, एक्सप्लेन एनी टू इन फॉलोइंग टर्म। आपका ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव, ये तीनों आपका 15 चैप्टर का जो अभी हमारा बाकी है सर, कुछ चीजें अभी हम नहीं करवाएंगे। ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव, ये तीन चीज है। अभी हमारा सेमीकंडक्टर चल रहा है, जैसे ही खत्म हो जाएगा बैच में आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाट इज द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन इमीटर सी बेस एम्पलीफायर? सर्किट डायग्राम खींचना है, ये भी आपका सेमीकंडक्टर का ही एम्पलीफायर का टॉपिक। व्हाट इज सीबेक इफेक्ट? द रेसिप्रोकल, सीबेक इफेक्ट याद कीजिए,
टू डिफरेंट, देखिएगा, टू डिफरेंट नेचर ऑफ वायर मेड ए जंक्शन, दो डिफरेंट नेचर वायर को लेकर एक जंक्शन बनाए थे. फर्स्ट वायर इज हीटेड एंड अनदर वायर इज कोल्डेड. फर्स्ट वायर इज हीटेड एंड अनदर वायर इज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड इन जंक्शन. या एक और शब्दों में लिखवाए थे, सीबेक इफेक्ट इज द फेनोमेना इन विच टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस वोल्टेज डिफरेंस. सीबेक इफेक्ट एक ऐसी घटना है जिसमें तापांतर न विभवांतर उत्पन्न करती है. टेम्परेचर का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करता है. टेम्परेचर का डिफरेंस. अगला है सर, एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग, www एंड फैक्ट्स. वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं और इस एक हाइपर लिंक है. इसको भी सर हम मुझे कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ाना है. एक हाइपर लिंक है जिससे किसी भी एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं. एक लड़का को बोले हम कि भाई जब भी कुछ तुम खोलते हो ना तो एक हाइपर लिंक से ही खुलता है. नहीं सर, हम तो जाते हैं लिखते हैं YouTube पर तुझे दुखा तो ये जाना सर, हम गूगल पे लिख देते हैं विच बुक मूवी ने, सीधे आ जाता है आंसर. बोले नहीं, जब तुम लिखते हो तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो किसी न किसी एड्रेस के साथ आइडेंटिफाई होता है. देखिएगा बहुत सारा लिंक नीचे रहता है, www.songpk.com, downloadming.com. आपको किससे चाहिए? तो यूजर्स इतना ज्यादा है कि जो सबसे सर्च में, जिसको सबसे ज्यादा सर्च किया गया रहता है वो सबसे ऊपर दिखता है और उसी पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और www पे ध्यान ही नहीं देते हैं. आजकल कौन लिखता है जी www? सीधे जाता है YouTube पे लिख देता है रिहानी फिजिक्स. YouTube पे तो जरूरत नहीं पड़ता है, गूगल पे जाता है सीधे लिखता है रिहानी फिजिक्स, तो सीधे आपको ऊपर दिख देता हो. देखिएगा आप देखिएगा, लेकिन वहां पर रहता है सर www.rehaniphysicswebs.com. या जो हमारा वेबसाइट है सिर्फ हम रिहानी फिजिक्स से नहीं है, एक हाइपर लिंक से जुड़ा है. फास्ट आंसरिंग जीरोक्स इसको बोलते हैं. और फैक्स का फुल फॉर्म होता है फास्ट आंसरिंग जीरोक्स. पुराने जमाने में, क्योंकि हमको ये पढ़ाना भी है सर, हम बोल रहे हैं पुराने जमाने में ना, जब हम सर बाहर रहकर पढ़ा करते तो हमको कोई डॉक्यूमेंट मंगाना होता था. डॉक्यूमेंट समझते हैं? मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए. अब यार क्या करें, व्हाट्सएप तो था नहीं. व्हाट्सएप तो अभी है ना, अभी तो व्हाट्सएप से फोटो खींचते हैं, स्कैन करके मंगवा लेते हैं, वहां प्रिंट निकलवा लेते हैं. अब 2006-07 में व्हाट्सएप डेवलप नहीं था, या होगा भी तो हमारे पास मोबाइल नहीं था सर. उस समय हमको याद है कि फैक्स हुआ करता था. फैक्स क्या करता है कि टेलीफोन लाइन के मदद से हम, जैसे ये किताब, मेरा ये मैट्रिक का मार्कशीट है, ये मैट्रिक का मार्कशीट है, हम इसको जा करके किसी जिसके पास फैक्स लगा होता तो उसको हम टिपते थे और फोन नंबर देते थे जहां हमको भेजना होता था. वो टेलीफोन नंबर डायल करता था और वहां पर जाकर हमारे मैट्रिक का मार्कशीट प्रिंट हो जाता था. ऐसा नहीं है कि हमारा मैट्रिक का मार्कशीट चल जाता था. क्या होता था, फैक्स इज ए डिवाइस which scan the content of object, जो ऑब्जेक्ट के कंटेंट को स्कैन करके and send one place to another place with the help of electronic signal. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के मदद से वो क्या करता था, स्कैन करता था और स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्रिएट करके दूसरी जगह भेज दिया. वहां भी मशीन लगा हुआ प्रिंटिंग का, और उस प्रिंटिंग से जैसे ही कोड डालता था तो वो फैक्स क्या करता था. मूवी वगैरह सोल्जर देखे होगा आप लोग, बॉबी देओल वाला, उसमें दिखाता है कि आज इसको कातिल को मारना है तो वो निकलेगा पेज से, म्यूजिक बजते रहेगा. देखें सोल्जर, एनीवन? यस, वही फैक्स है सर. अब तो आप लोग को आने वाले जनरेशन को फैक्स का नसीब नहीं है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर? मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलते हैं. द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. और मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर के सापेक्ष में, अभी पढ़ाए नहीं है सर, कब पढ़ाओगे, जब हम टेलीस्कोप पढ़ाएंगे. ऑप्टिकल सेंटर के सापेक्ष में हो गया tan बीटा, MP इक्वल टू होता है tan बीटा बाई tan अल्फा. प्रतिबिंब के साथ बना कोण, प्रतिबिंब के साथ बना कोण और वस्तु के साथ बने कोण के अनुपात को tan बीटा बाई tan अल्फा को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं. tan बीटा बाई tan अल्फा को क्लियर, जो कहां पे एक्सप्लेन करेंगे, जब टेलीस्कोप पर आएंगे गजब तरीके से इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे. लेकिन मैग्निफिकेशन आप जानते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मन तो कर रहा है यार सारा करवा दे, लेकिन अगर हम इसमें हाथ लगा दिए ना तो आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. हम कोशिश करेंगे कि समय बचेगा तो आप 5 मार्क्स खुद से कीजिए. बड़ा आसान क्वेश्चन है. कैपेसिटर किसको कहते हैं, इसका यूनिट क्या है, हाफ सीबी स्क्वायर प्रूफ कीजिए. ऊपर में वो ग्लास देखिए, रिफ्रैक्टर, ग्लास फिल्म के द्वारा रिफ्रैक्शन निकालना है. या पूछ रहा है इक्विवेलेंट लेंस को जोड़ दे, 2 लेंस को जोड़ दे, ये दूसरा वाला प्रूफ है. ये सब यूट्यूब आई वो रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, बड़ा ही प्यारा होता है. ये सब समय के अभाव में छोड़ रहे हैं. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. कमेंट्स करके बताइएगा आज का क्वालिटी और वीडियो का क्वालिटी. तो बाय, लव यू, गुड नाइट.